हम जो है इसको जब हीट करेंगे नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनेगा। अब क्वेश्चन ये है N2O5 जो है इसका टूटना जो है वो किस स्पीड से ये टूटेगा। तजर्बात इसके बारे में क्या कहते हैं? तो एक्सपेरिमेंटल रेट ऑफ डीकम्पोजिशन, एक्सपेरिमेंट ये साबित करते हैं कि इसकी डीकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जरा इस सेंटेंस का मतलब समझिएगा। डीकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर का मतलब आप लोग समझिएगा। इसका मतलब ये है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की कुछ अमाउंट ली, तो हमने इसको हीट किया तो इसने टूटना शुरू कर दिया। हम इसकी स्पीड नोट कर लेंगे कि 1 मिनट के अंदर इसकी कितनी अमाउंट टूट रही है या कितनी अमाउंट इसकी कम हो रही है 1 मिनट में। अब हम इसकी कंसंट्रेशन को डबल करेंगे और देखेंगे क्या इसके टूटने की स्पीड भी डबल हो गई है। तो अगर ये सूरत हाल है तो इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दोबारा बताना चाहता हूँ, N2O5 जो है उसको आपने हीट किया लेबोरेटरी के अंदर, N2O5 ने डिकम्पोज होना शुरू कर दिया। आप देखेंगे कि 1 मिनट के अंदर इसके कितने मोल डिकम्पोज हुए हैं। 1 मिनट में कितने मोल डिकम्पोज हुए हैं। सपोज 1 मिनट में 2 मोल डिकम्पोज होते हैं। अब आपने जो भी इसकी कंसंट्रेशन पहले ली थी आप उससे डबल कर दें और देखें इसकी कंसंट्रेशन को डबल करने से क्या अब इसके डिकम्पोज होने की स्पीड डबल हो गई है। अगर डबल हो जाए तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर इसकी कंसंट्रेशन डबल करने से इसके टूटने की स्पीड पे कोई फर्क ना पड़े तो हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर इसकी कंसंट्रेशन को डबल करने से इसके टूटने की स्पीड 4 गुना तेज हो जाए हम कहेंगे ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर इसकी कंसंट्रेशन को डबल करने से इसकी टूटने की स्पीड 8 गुना तेज हो जाए हम कहेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये जो अभी मैं आप लोगों को बात कर रहा हूँ ना, ये एक्सपेरिमेंट से फाइंड करते हैं, तजुर्बात से ये चीज फाइंड करते हैं, एक्सपेरिमेंट से। तो एक्सपेरिमेंट तो ये कहते हैं कि N2O5 का टूटना जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी इसकी कंसंट्रेशन को डबल करने से इसके टूटने की स्पीड भी डबल हो जाती है। जब एक दफा आपके पास एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ आ गया। अब जरा एक और बात सुने, जो ऊपर मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ा रहा था उस थ्योरी के मुताबिक अगर हम रेट लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सुनिएगा जरा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर कंसंट्रेशन। अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के हम लिखते तो रेट ये बनता, ये जो उसकी ये है पावर, ये ऊपर आ जाती। अगर ये सूरत हाल होती तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक हमने ये जो रेट इक्वेशन लिखी है आप लोगों की स्क्रीन पे नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। आपको स्क्रीन शो हो रही है? जी सर। यस सर। आ रही है नजर सर। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी सर। मैं आपको ये कह रहा हूं, एक है लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक आप रेट इक्वेशन लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर कोएफिशिएंट। ये पावर शुरू में ऊपर लिख दी पावर। अब इसके मुताबिक तो रिएक्शन को सेकंड ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन एक्सपेरिमेंट ये शो करते हैं रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। अगर ये सूरत हाल हो, एक्सपेरिमेंट रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर कह रहे हूं और बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक इक्वेशन जो रेट लॉ है वो कुछ और, इसे बोलते हैं रेट लॉ। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं सेकेंडरी रिएक्शन। याद रखें, अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक यहाँ पे 2 आया है, एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं कि यहाँ पे 2 आ जाए। अगर एक्सपेरिमेंट के मुताबिक भी ऐसा होता, यहाँ पे 2 आ जाता, हम इस रिएक्शन को कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। याद रखें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जो रेट इक्वेशन आई है और एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन वो एक जैसी हूं तो, लेकिन अब यहाँ तो ये लग रहा है
यहाँ से ये लग रहा है कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो बता रही है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रही है कि इसकी कंसंट्रेशन को डबल करने से इसके टूटने की स्पीड 4 गुना तेज हो जानी चाहिए थी। लेकिन एक्सपेरिमेंट क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है। एक्सपेरिमेंट वो चीजें जिनको हम मान के आगे चलते हैं, एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं इसकी कंसंट्रेशन को डबल करने से इसके टूटने की स्पीड डबल होनी चाहिए। तो ये कुछ और है, ये कुछ और है। हम तो इस बात को मानेंगे जो एक्सपेरिमेंट कहते हैं, लेकिन ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं सेकेंडरी रिएक्शन, जहाँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जो रेट लॉ निकाला है वो कुछ और है और एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ कुछ और है, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी रिएक्शन। तो अब इसके लिए जो अगर ये सेकेंडरी रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन सेकेंडरी रिएक्शन हो, तो फिर साइंटिस्ट को इनवाइट किया जाता है कि आप लोग इसकी मैकेनिज्म प्रपोज करें। साइंटिस्ट को बताया जाता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये है, एक्सपेरिमेंट ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब है ये सेकेंडरी रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में हुआ है। अगर ये एक से ज्यादा स्टेप्स में हुआ है तो कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं, साइंटिस्ट को बुलाया जाता है। साइंटिस्ट फिर वो स्टेप, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस रिएक्शन के ये स्टेप्स बताए हैं। उन्होंने कहा है कि N2O5 पहले स्टेप में टूटता है, NO2 बनता है, NO3 बनता है। दूसरे स्टेप में ये NO2 और NO3 ये आपस में मिल के N2O5 बनाते हैं। तीसरे स्टेप में NO2 और NO3 मिल के NO2 और O2 बनाते हैं। चौथे स्टेप में NO और N2O5 NO2 बनाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये स्टेप्स तो आप ज़बानी याद करेंगे रट्टा लगा के। एक और बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, तो याद रखें जो प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं इसके अलावा कोई भी चीज़ अगर वहाँ पे NO2 और O2 के अलावा कोई भी चीज़ वहाँ पे शो हो, उसे हम कहेंगे कि ये इंटरमीडिएट है। यहाँ देखें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं, NO2 शो हो रहा है, ठीक है, NO3 वहाँ ऊपर नहीं था, तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। N2O5 तो वैसे ही रिएक्शन है। NO भी रिएक्शन इंटरमीडिएट है, NO2 और O2 वहाँ शो हो रहे हैं, तो ये नहीं, ये NO2 फिर यहाँ पे आ गया। तो NO3 जो है और NO, ये दो चीजें आप लोगों के पास रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं, याद रखें। रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं जो असल रिएक्शन में वहाँ प्रोडक्ट का हिस्सा ना हो, उनको कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो असल रिएक्शन में प्रोडक्ट का हिस्सा ना हो। अब यहाँ लिखा है NO and NO3 are reaction intermediate because these are not present in equation A. It means these are produced and consumed. यूं ही बनते हैं, फौरन से ये कंज्यूम हो जाते हैं। तो अब ये एक नेट इक्वेशन है, नेट रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। यहाँ फिर एक टेक्निकल बात है, क्योंकि ये रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है, ऐसे स्टेप जिनमें N2O5 टूट रहा है वो रिएक्टेंट का हिस्सा है, उनके साथ प्लस आएगा, और ऐसे स्टेप जिनमें N2O5 बन रहा है वो उनके साथ माइनस आएगा। याद रखें, टेक्निकल एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है, तो ऐसे स्टेप्स जिनमें N2O5 डिकम्पोज हो रहा है उनके साथ प्लस आएगा, जिनमें N2O5 बन रहा है उनके साथ माइनस आएगा। देख लेते हैं पीछे जाके कौन से वो स्टेप्स हैं जिनमें डिकम्पोज हो रहा है, कौन से स्टेप हैं जिनमें बन रहा है। ये पहला स्टेप है, इसमें डिकम्पोज हो रहा है। लेकिन एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो बात ये है कि इसके लिए अगर मैं रेट इक्वेशन लिखूं तो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक आपको पता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये बना N2O5 और साथ इसके ब्रैकेट आ गए। यहाँ N2O5 क्या हो रहा है, लेकिन इसके लिए पहले मुझे रेट तो लिखना चाहिए। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक वो क्या बनेगा, रेट इसके लिए इक्वेशन है NO2 और NO3। और साथ आप लोग इसके लिखेंगे ये K1 है, ये K2 है। इसकी अगर रेट इक्वेशन लिखना पड़े वो भी इसी तरह होगी, K3 NO2 NO3।
रिएक्टेंट के साथ लिखते हैं NO2 NO3। अब यहाँ पे टूट रहा है, ये इसके साथ माइनस आएगा, अब प्लस आएगा क्योंकि डीकम्पोजिशन लिखा है ना वहाँ। यहाँ बन रहा है, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ टूट रहा है, यहाँ प्लस आएगा। तो ये देख लें, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, पहले स्टेप में ये टूट रहा था, इसके साथ प्लस आया है। दूसरे स्टेप में बन रहा है तो माइनस आया है, और तीसरे स्टेप में फिर प्लस आ गया क्योंकि ये टूट रहा था। तो रेट ऑफ डीकम्पोजिशन है। अब एक बात याद रखें, आपको पता है अभी हमने डिसाइड किया था NO और NO3 ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। हम क्या करेंगे, NO और NO3 की वैल्यूज निकाल के यहाँ लिखेंगे इस फार्मूले के अंदर। ये वैल्यूज निकालेंगे कैसे, ये है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। जहाँ जहाँ NO बन रहा है वहाँ प्लस आएगा, जहाँ कंज्यूम हो रहा है वहाँ माइनस आएगा। तो ये देखें बन कहाँ पे रहा है, तीसरे स्टेप में बन रहा है इसलिए यहाँ प्लस आया। चौथे स्टेप में कंज्यूम हो रहा है, यहाँ माइनस आया। याद रखें, यहाँ था रेट ऑफ डीकम्पोजिशन, जहाँ पे डीकम्पोज हो रहा होगा वहाँ प्लस आएगा, जहाँ बन रहा होगा यहाँ माइनस आएगा। यहाँ फॉर्मेशन है, जहाँ बन रहा होगा वहाँ प्लस, जहाँ ये टूट रहा होगा वहाँ माइनस। ये प्लस आ गई, ये माइनस आ गया। इसी तरह स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन जो है वो क्या है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन होती है कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं यूं ही बनते हैं, फौरन से इस्तेमाल हो जाते हैं। तो रेट ऑफ नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन इज नेट रेट ऑफ कंजम्पशन, इसको जीरो की इक्वल कर देंगे। नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन को जब जीरो की इक्वल करेंगे तो ये चीज जीरो की इक्वल आ गई, ये चीज जो है ये जीरो की इक्वल आ गई। ये माइनस वाली टर्म इधर आके प्लस हो गई, यहाँ से NO की वैल्यू निकाली तो आपके पास ये सारा कुछ बन गया। NO की ये वाली वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे यहाँ पे। लेकिन एक और चीज भी है ना, NO3 भी रिएक्शन इंटरमीडिएट है, उसके लिए भी यही कुछ करें जो आपने यहाँ इसके लिए किया है ना, NO3 के लिए करें। ये नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO3 है, जहाँ जहाँ NO3 बन रहा है वहाँ प्लस आएगा, जहाँ कंज्यूम हो रहा है वहाँ माइनस आएगा। जो पीछे स्टेप आप लोगों ने किए हैं उनमें से देख सकते हैं, मैं आपको भी बता देता हूँ। पहले में ये बन रहा था इसलिए प्लस आया, दूसरे में कंज्यूम हो रहा था माइनस आया, तीसरे में कंज्यूम हो रहा था माइनस आया। तो ये देखेंगे आगे सारा, और फिर आपको पता है इसको जीरो की इक्वल पुट करेंगे। जीरो की इक्वल पुट करके आप लोग यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लें। जो आपके पास NO3 है वो किस किस की इक्वल आया, NO3 इसके इक्वल आया सारे कुछ के। लेकिन एक और चीज है यहाँ, हाँ ठीक है, हाँ ये जी यही है, NO2 NO3 NO2 NO3 NO3 यहाँ से कॉमन लिया, NO3 कॉमन लेके ये वैल्यू निकाली। अब NO3 की ये वैल्यू और NO2 NO की ये वैल्यू ये ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करें, इस इक्वेशन में ये वाली इसमें पुट करें। लेकिन एक और बात है, ये NO वाली इक्वेशन में NO3 भी आ रहा है ना, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो इसको यहीं पे जो NO3 की यहाँ से वैल्यू निकाली उसको यहाँ पुट कर, तो ये आपके पास NO3 की वैल्यू। तो अब आपके पास NO3 की वैल्यू भी आ गई, NO की वैल्यू भी आ गई। आप लोग उस इक्वेशन 1 में पुट कर दें। पुट करने के बाद आपने इसको सॉल्व किया, आप लोग यहाँ पे पहुंच गए। आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी 1 है, एक्सपेरिमेंट भी फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं, और ये जो मैकेनिज्म किसी ने प्रपोज की है ये भी कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर है। तो हम कहते हैं कि ये मैकेनिज्म जो है इट इज एक्सेप्टेड, जिस साइंटिस्ट ने भी ये दी है
उसको ये क्रेडिट जाता है कि हाँ वाकई रिएक्शन ऐसे ही हुआ है, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट से मैकेनिज्म है जो साइंटिस्ट ने प्रोवाइड किए हुए जैसे। ये बात मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ। आपके पास सपोज कोई रिएक्शन है, आप उसको स्टडी करना चाहते हैं, आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक उस रिएक्शन की रेट इक्वेशन लिखें और फिर एक्सपेरिमेंट के मुताबिक उसकी रेट इक्वेशन लिखें। अगर दोनों रेट इक्वेशन एक जैसी हों, वो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, उसकी तो मैकेनिज्म लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो रिएक्शन एक स्टेप में ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से रेट लॉ लिखा है वो कुछ और हो, और जो एक्सपेरिमेंट से रेट लॉ निकला है वो कुछ और हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं, ये सेकेंडरी रिएक्शन है, इसको कम्प्लेक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ऐसा रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स में होता है। मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो हैं वो उसकी मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। उस मैकेनिज्म में सबसे पहले पहचाना जाता है कि इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन से हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट वो चीज़ें हैं जो उन स्टेप्स में अपीयर होती हैं लेकिन असल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है उसमें नहीं होती। जैसे ये रिएक्शन था, जो असल रिएक्शन है उसमें NO2 और O2 वो तो प्रोडक्ट का हिस्सा थे। NO2 और O2 ये देखें, ये तो प्रोडक्ट का हिस्सा थे, लेकिन जब स्टेप्स बताए गए उसमें NO3 और NO ये दो चीज़ें ऐसी आ गई, ये प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं थी। ये दो चीज़ें NO3 और NO ये हिस्सा नहीं थी, इनको रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। इन पे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाते होते हैं, ये यूं ही बनती हैं फौरन टूट जाती हैं। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगा के इनमें से इनकी वैल्यू निकाली जाती है NO की, NO3 की, और इन वैल्यूज को जो जिस चीज़ का रिएक्शन हम स्टडी कर रहे हैं उसकी रेट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये उसकी रेट इक्वेशन पुट कर देते हैं और एंड पे अगर हमारे पास वही एक्सप्रेशन आ जाए जो एक्सपेरिमेंट ने बताया था तो हम कहते हैं दिस मैकेनिज्म इज एक्सेप्टेड। आप लोगों का ये ज़रा आज का दिन जो है ये इट वाज अ बिट कंसेप्चुअल, ये थोड़ा कंसेप्चुअल था। आप लोग इसमें से पूछ सकते हैं मुझसे कोई बात अगर आप लोगों ने पूछनी हो तो। जी, कोई क्वेश्चन आप लोगों ने पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? आपको समझ आ गई मुकम्मल? आप लोगों को समझ आ गई है? जी सर। यस सर। हाँ समझ आ गई है तो ठीक है। ओके जी, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह कल करते हैं फिर नेक्स्ट एक रिएक्शन हम कल हमारी स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक की क्लास जी सर, ऑर्गेनिक की क्लासेस का प्रॉब्लम चल रहा है। आप वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल साहब से एक दफ़ा रब्ता करें। सर मैंने किया था तो उन्होंने कहा था कि इस वीक से स्टार्ट हो जाएंगी। उन्होंने क्या कहा उसके था? बाद मैंने ट्विटर पे भी उनसे किया था कि इस वीक के लास्ट में स्टार्ट हो जाएंगी आपकी क्लासेस। नेक्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी। यस सर। उनसे दोबारा रब्ता करें, ओके उनसे सर। दोबारा रब्ता करें। ओके। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।